अम्मा बाबूजी, मैं आप दोनों के बिना कैसे जीऊंगी? आप दोनों एक साथ ही मुझे छोड़कर चले गए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। चलो चलो, बहुत हो गया रोना धोना। हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही है। हम सब अमर थोड़ी हैं। पायल 20 साल की एक जवान लड़की थी। ठंड का मौसम था। उसके माँ बाप उसे अकेला छोड़कर एक ही दिन चले गए। पायल रोती रही, लेकिन उसके चाचा चाची ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब पायल पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी, क्योंकि उसके कोई भाई बहन नहीं थे। बस एक चाचा की लड़की थी। पायल अपने कमरे में अकेली रो रही थी। तभी चाचा की लड़की शालू उसके पास आई। पायल, यूं बैठे बैठे रो क्यों रही हो? रोने से क्या तुम्हारे माँ बाप वापस आ जाएंगे? चलो जल्दी चलो, हमें बहुत भूख लगी है। जल्दी से प्याज के पकौड़े बना दो। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है शालू। इतने में वहां पर उसकी चाची आई और बाल पकड़कर सीधा रसोई घर में ले गई। पायल को ये हरकत देखकर बहुत झटका लगा। चाची, ये क्या कर रही हो? मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े, मेरे बाल छोड़ो। तभी वहां पर उसके चाचा भी आ गए। अब तेरे माँ बाप तो है नहीं, तेरी जिम्मेदारी हम पर छोड़कर चले गए हैं। हम तुझे यहाँ एक ही शर्त पर रहने देंगे, तू इस घर में नौकरानी बनकर काम करेगी, समझी? इतना बोलकर उसके चाचा चाची और शालू वहां से चले गए। पायल रोते रोते उन लोगों के लिए प्याज के पकौड़े बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा चाची एक कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। पहली बार जिंदगी में आपने ढंग का काम किया है। सारी जमीन जायदाद और यह घर अपने नाम करवा लिया, फिर पायल के माँ बाप को रास्ते से ही हटवा दिया। अरे धीरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया कि मैंने ही अपने भैया को मरवाया है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और वैसे भी प्याज इस समय बहुत महंगा हो गया है, हम अमीर बन जाएंगे। थोड़ी देर बाद पायल सबके लिए प्याज के पकोड़े बनाकर ले आई, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ प्याज ही प्याज था। उनके खेतों में सिर्फ प्याज की खेती होती थी। अगले दिन उनके खेतों में ढेर सारे प्याज हुए, जिसे बेचकर वे खूब पैसे वाले हो गए। हालांकि धनवान तो वो लोग पहले से ही थे। अब हर वक्त वो लोग पायल से कभी प्याज के पकौड़े और कभी प्याज के पराठे बनवाते थे और उसे कुछ भी खाने को नहीं देते थे। वो सिर्फ बोरे से प्याज निकालकर कच्चा ही खाया करती। एक रात वो यही सब सोचकर रो रही थी। अम्मा बाबूजी, आप लोग क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलते। यहाँ तो मेरे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। पहले तो चाचा चाची बहुत सीधे थे, पर अब आप लोगों के जाने के बाद पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। यही सब सोचते सोचते पायल को नींद आ गई और वह सो गई। उसके सपने में उसके माँ बाप आए। रो मत मेरी बिटिया, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई तकलीफें नहीं रहेंगी। हाँ पायल बिटिया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन फिक्र मत करो। कल प्याज की बोरी में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतने में पायल की नींद खुल गई। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। तभी उसकी चाची ने एक आवाज दी। शालू, जल्दी से उस नौकरानी को जगा दे और बोल जल्दी हमारे लिए प्याज के पराठे और मस्त गर्मा गर्म चाय बना दे। वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। शालू भागकर पायल के कमरे में गई और उसे प्याज के पराठे बनाने का ऑर्डर दे दिया। जब पायल नहा धोकर बोरे से प्याज निकालने गई, तब उन प्याज के बीच में से उसे एक चमकता हुआ सोने का प्याज दिखाई दिया। यह प्याज तो सोने का लग रहा है। याद आया, कल मेरे माँ बाप ने कहा था कि मेरे साथ कोई चमत्कार होगा। शायद वह यही चमत्कार है। पायल ने सोने का प्याज अपने पॉकेट में रख लिया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। उसने जल्दी से अपने चाचा चाची और शालू को प्याज के पकौड़े और चाय दी। उसके बाद अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। सोने के प्याज को उसने टेबल पर रखा और उसे देखने लगी। अब मैं इस सोने के प्याज का क्या करूं? अगर मैंने चाचा चाची या शालू को बताया तो वह लोग मुझसे छीन लेंगे। पायल यह सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके चाचा ने उसके दरवाजे पर एक लात मारी,
जिससे दरवाजा टूट गया। तीनों पायल के कमरे में आ गए। पायल घबरा गई। पायल ने जल्दी से वह सोने का प्याज अपनी जेब में रख लिया। नालायक बेगैरत, तेरे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तूने कैसे पराठे बनाए हैं, आधे कच्चे आधे पक्के, एक तो जला हुआ था। तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है। इस घर से निकलकर हमारे पीछे वाले जंगलों में जाकर रह। तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है ना आजकल। और हाँ, तू इस घर की नौकरानी है तो खाना बनाने के वक्त आ जाना और फिर जंगल में चली जाना। पायल घर के पीछे बने अपने जंगलों में चली गई। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा भी गिर रहा था। उसने किसी तरह लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। फिर सोचने लगी, सोने का प्याज तो मिल गया, लेकिन चाचा चाची ने मुझे घर से ही निकाल दिया। इतनी ठंड में मैं यहाँ रात कैसे गुजारूंगी? तभी पायल को वहां पर एक कटा हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसने उन लकड़ियों से झोपड़ी बना ली और रहने लगी। उसने वह सोने का प्याज जमीन में गाड़ दिया और अगले दिन उसी जगह एक पौधा उग गया जिसमें ढेर सारे सोने के प्याज थे। अरे वाह, मेरे माँ पिताजी ने तो चमत्कार कर दिया। उसने सारे सोने के प्याज को बोरे में रख दिया। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा उस पौधे में फिर से ढेर सारे सोने के प्याज उगाए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने सोने के प्याज से एक पूरा बोरा भर लिया। अब मेरे पास एक बोरा भरकर सोना हो गया है। अब मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक आखिरी बार जाकर चाचा चाची के लिए खाना बना देती हूँ। पायल खाना बनाने चली गई। जब वो खाना परोस रही थी तो उसकी पॉकेट से सोने का एक प्याज जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर उसके चाचा चाची और शालू हैरान हो गए। मम्मी पापा ये देखो, जब से हमने इसे घर से निकाला है बाहर जाकर सोने की चोरी करने लगी है। उसके लालची चाचा चाची ने वह सोने का प्याज उठाकर अपनी जेब में रख लिया और पायल को खूब मारा। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसने ढेर सारी चोरी की होगी। चलो इसकी झोपड़ी में चलकर देखते हैं। वहां पर उन्हें सोने के प्याज से भरा हुआ वही बोरा मिला। यह देखते ही लालची चाचा चाची ने पायल को एक पेड़ में रस्सी से बांध दिया और उसे खूब मारा। देख रही हो, एक बोरा भर के सोने के प्याज। हम तो एक झटके में ही करोड़पति बन गए। अब ऐसा करते हैं, जैसे इसके माँ बाप को रास्ते से हटाया था वैसे ही इसे भी मार मार कर रास्ते से हटा देते हैं। इसका मतलब आप लोगों ने मेरे माँ पिताजी की जान ली। आप लोगों ने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर बहुत अत्याचार किए, उनके साथ धोखा किया। अब तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सोने के प्याज से कीड़े निकलने लगेंगे। यह प्याज है, ऐसे वैसे नहीं सोने के हैं। इससे भला कीड़े कैसे निकलेंगे? थोड़ी ही देर में सोने के बोरे के अंदर से ढेर सारे कीड़े निकलकर पायल के चाचा चाची और शालू के पूरे बदन पर रेंगने लगे और उनका शरीर मिट्टी में मिल गया। पायल ने किसी तरह खुद को आजाद किया। अब जितने भी सोने के प्याज थे सब कीड़े बन चुके थे। उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। फिर अगले दिन एक वकील पायल के पास आया। बेटी, अब तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा, इसीलिए अब सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई है। इतना कहकर वो वकील वहां से चला गया। इतने सारे खेत और इतने बड़े घर का मैं अकेले क्या करूंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि खेती कर सकूं। तभी उसकी नजर बोरे पर गई। उसमें एक सोने का प्याज अभी भी बचा हुआ था। पायल ने वह सोने का प्याज उठाया और अपने खेतों में गाड़ दिया। अगले दिन उसके पूरे खेतों में अब सोने के प्याज उग गए थे। अरे वाह, मेरे माँ पिताजी ने तो फिर से चमत्कार कर दिया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद माँ पिताजी। अब मैं इन्हें बेचकर अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकती हूँ। पायल ने सोने के प्याज को बेचकर एक बिजनेस शुरू किया। उसके बाद उसने शादी भी की और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। सुमेश नाम का एक किसान था। उसके पास कुछ खेती करने के लिए जमीन थी और उतनी ही जमीन पर जामुन के पेड़ों का बाग था जो उसके पिता ने बनाया था।
जिससे वह अपने घर की जरूरत को पूरा करता था। उसके 2 बेटे थे और उसके बड़े बेटे का नाम मदन और छोटे बेटे का नाम रमेश था। जहाँ रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, वहीं दूसरी तरफ मदन बहुत चालाक और आलसी था। सुमेश की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसलिए वह अपने बड़े बेटे की शादी कर देता है। एक दिन सुमेश की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सुमेश के मरने के बाद मदन की पत्नी बोलती है, सुनो जी, अब मेरे से काम नहीं किया जाता, तुम सासू माँ को बोल के बंटवारा कर लो। अरे अभी पिताजी को गए कुछ ही दिन तो हुए हैं, ऐसे में माँ को बंटवारे के लिए कैसे बोल दूं? अगर रमेश की शादी हो गई ना तो माँ जी ना सब चीज उसी को दे देगी, वैसे भी वो उनका लाडला है। यही मौका है, खेत का हिस्सा तुम रख लो और उसको जामुन के लगे पेड़ वाला हिस्सा दे दो। और मदन अपनी बीवी के बातों में आकर अगले दिन अपने माँ के पास जाता है। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रमेश और मेरा बंटवारा कर दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम दोनों का ही तो है, तुम दोनों मिलजुल कर रह सकते हो। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और उन दोनों को देखकर रमेश बोलता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रमेश, मैं कह रहा था अब उन्हें हम दोनों के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसा कर लीजिए भैया, आप जो करोगे हम सबके भले के लिए ही करोगे। और मदन जमीन के बंटवारे के लिए कागजात बनवा लेता है और सारी जमीन ले लेता है और जामुन के पेड़ रमेश को दे देता है। यह सब देखकर सरला रमेश से बोलती है, बेटा, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें जामुन वाली जमीन दे दी और खुद खेती करने के लिए बाकी खेत ले लिए। नहीं माँ, भैया ने कम मेहनत वाला काम मुझे दिया है। देखो ना, मुझे तो जामुन के होते ही उन्हें बाजार में बेचना है, पर उन्हें तो खेतों में रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन रमेश मन ही मन में जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन जब जामुन खत्म हो जाएंगे तब तू क्या करेगा? लेकिन रमेश अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्होंने सारी जमीन हथिया ली थी। मदन कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बना लेता है। देखा, मैं ना कहती तो सारे खेतों का बंटवारा हो जाता और ये हमारा घर भी नहीं बन पाता। लेकिन पुष्पा, पहले तो खेतों में रमेश खेती कर दिया करता था, पर अब तो हमें ही काम करना पड़ेगा। अरे तुम ना बेवकूफ हो, अब रमेश पूरा दिन जामुन के पेड़ों पर क्या करेगा? तुम उससे मजदूरी करवा लिया करना और हम उसे खाने के लिए दे दिया करेंगे, ऐसे में एक मजदूर भी मिल जाएगा। अगले दिन आज जामुन के पेड़ देखकर आता हूँ, क्या पता उन्हें गुड़ाई और खाद की जरूरत हो। यह सोचकर रमेश जामुन के पेड़ देखने जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि पेड़ों पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे हुए थे। पहले तो मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। और रमेश पेड़ों के आसपास साफ सफाई कर देता है और सभी पेड़ों को पानी दे देता है। तभी वहां मदन भी आ जाता है। अरे रमेश, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अरे मैंने तो यह जमीन तुझे तेरी भलाई के लिए दी है, फल आने पर बेच सकता है और साथ ही मेरे साथ खेतों में काम भी करवा सकता है। हाँ भैया, मैं आपके साथ काम करवा दूंगा। और फिर से मदन लेटकर आराम करने लगता है और रमेश को ही खेतों में काम करना पड़ता है। अब रोज रमेश पहले अपनी जामुन के पेड़ों को पानी देता, फिर मदन की खेतों में काम करता। बेटा, ये क्या कर रहा है? उसके खेतों में तू क्यों काम करने जाता है? माँ, मेरे पास तो कोई खेत है नहीं और जामुन के पेड़ों पर अभी तक कोई फल भी नहीं लगे हैं। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे कि उनकी सभी साजिश सफल हो रही थी। कुछ दिनों के बाद खेतों में काम करने के बाद जब रमेश अपनी जामुन के पेड़ों के पास जाता है तो वहां देखता है कि वहां एक चिड़िया गिरी पड़ी थी। वह उसे उठाता है। अरे ये तो घायल लग रही है। तो रमेश उसको अपने साथ घर ले जाता है और उसके जख्मों पर दवाई लगता है और उसे खाने के लिए गेहूं के दाने डालता है। अगली सुबह जब वह चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रमेश उसे अपनी जामुन के बगीचे में ले जाता है और वह उड़कर पेड़ पर चली जाती है और बहुत मीठी स्वर में चहचहाने लगाती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसकी ये मधुर आवाज सुनकर। और रमेश काम करने के लिए खेतों में चला जाता है। खेतों का काम खत्म करके ही
जब रमेश वापस अपने खेत में आता है। अरे ये क्या, इतने सारे जामुन? सुबह तो एक भी जामुन नहीं था। शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। और रमेश एक टोकरी में जामुन तोड़ कर रखने लगता है। रमेश बाजार में जाकर सभी जामुन बेच देता है और घर के लिए खाने का सामान ले जाता है और घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, जिनका मन साफ होता है, भगवान उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अगले दिन अरे अभी कल ही तो जामुन तोड़े थे, आज फिर से जामुन कहाँ से आ गए पेड़ पर? तभी वह चिड़िया वहां जाती है और वो चिड़िया एक परी बन जाती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने इन सभी को जादुई पेड़ बना दिया है। अब इनका जामुन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह परी अदृश्य हो जाती है और रमेश पेड़ से जामुन तोड़ने लगता है। फिर वह बाजार में जाता है और पूरा दिन जामुन बेचता है और जब शाम को वह आता है तो मदन उससे बोलता है, अरे रमेश, आज काम नहीं करने आया खेत में, क्या हुआ? भैया, अब मैं आपकी खेतों में काम नहीं करूंगा, मैं अब बाजार में जामुन बेचा करूँ। मैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, अगर आप मेरी भलाई सोचते तो आप मुझे अपने खेतों में मजदूरी ना करवाते, बल्कि मुझे भी खेतों में हिस्सा देते। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है। अब रमेश रोज जादुई जामुन के पेड़ों से जामुन तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाने लगा। उसके जामुन बहुत अच्छे और रसीले थे। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं, कहाँ से खरीद के लाए हो इन्हें? आप बताओ, आपको कितनी जामुन चाहिए? मेरा खुद का जामुन का पेड़ है। अगर तुम्हारे पास इतना जामुन है तो तुम सभी मुझे बेच दिया करो। आपको कितने किलो जामुन चाहिए? देखो भाई, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और हम फलों का रस निकालकर बाजार में बेचते हैं, इसलिए हमें फल चाहिए होते हैं। तुम कल से मुझे जामुन बेच दिया करना। उसकी बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। अब रमेश रोज बहुत से जामुन तोड़कर कंपनी वालों को बेच देता था और जैसे ही वो जामुन तोड़ता वहां और जामुन उग जाया करते। कुछ ही समय में वो बहुत धनी बन जाता है और वो गांव के लोगों की मदद भी किया करता था। रमेश की सफलता को देखकर मदन को अपने के पर अफसोस होता है कि काश वो अपने भाई के साथ धोखा ना करता तो आज वह भी उसके साथ होता। राजू एक अमीर जमींदार के पास काम करता था। जमींदार के पास कीवी का बहुत बड़ा खेत था। उसके खेत में खूब सारे कीवी हुआ करते थे और राजू खेत में कीवी उगाया करता था और कीवी निकालकर बड़े बड़े फल व्यापारियों को बेच दिया करता था। जमींदार बहुत ही कम पैसों में राजू से खेत और घर दोनों का काम करवाता था। एक शाम राजू खेत का सारा काम निपटाकर अपने घर की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी जमींदार राजू को आवाज लगाता है और राजू भागता हुआ जमींदार के पास जाता है। क्या हुआ मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ राजू, वो मुझे तुझसे कुछ काम था। तू अपने घर जा रहा था क्या? हाँ मालिक, घर जाने का समय तो हो गया है, पर अगर आपको कोई जरूरी काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं वो काम करके ही घर जाऊंगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। राजू, दरअसल बात यह है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तू थोड़ी देर के लिए मेरे पैर दबा देता तो अच्छा होता। कोई बात नहीं मालिक, आप बैठिए, मैं अभी आपके पैर दबा देता हूँ। ठीक है राजू, तू जल्दी से मेरे पैर दबा दे। इसीलिए तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास तुझ पर ही है। तू भी तो मेरे बहुत करीब है, तू बहुत मेहनती है। राजू, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखना, एक दिन तू मुझसे भी बड़ा आदमी बनेगा। मालिक, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मालिक, मैं क्या सोच रहा था कि कीवी की बेहतर उपज के लिए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हमें अपने खेत में भी डालने होंगे जिससे बहुत ही अच्छे कीवी हमारे खेत में होने लगेंगे, पर वह खाद्य पदार्थ लेने के लिए शहर जाना पड़ेगा। देख राजू, मैंने सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ रखा है। अब तू अच्छे से देख ले तुझे क्या करना है। जब से तू आया है तब से मेरे खेत में कीवी की उपज बहुत बेहतर हो गई है। अरे लोग सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही कीवी खरीदते हैं और अब कीवी की उपज को और बेहतर कैसे बनाना है वो तेरे ऊपर है। मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू शहर जाकर जो कुछ लेना हो वह ले लेना। जमींदार की बात मानकर राजू जमींदार का पैर दबाने लगता है
और पैर दबाने के बाद जमींदार राजू से कहता है, अच्छा राजू, पैर तो ठीक हो गया, पर सिर दर्द खत्म नहीं हो रहा। तू सिर में भी मालिश कर देता तो। पैर दबाने के बाद राजू जमींदार के सर में तेल की मालिश करने लगता है और इसी तरह से लगभग 3-4 घंटे राजू घर आने में लेट हो जाता है। और फिर जब वह अपने घर आता है तो राजू की पत्नी रेखा राजू पर गुस्सा होने लगती है। अरे ये कौन सा टाइम है घर आने का? रात के 10 बज रहे हैं। अरे तुमने तो रोज रोज का ड्रामा बना लिया है लेट आने का। आखिर क्या करते हो तुम इतनी देर जमींदार के पास? अरे रेखा, तुम क्यों गुस्सा करती हो? तुम तो जानती ही हो कि हमारा परिवार जमींदार की बदौलत ही चल रहा है। वो मैं रोज शाम को मालिक के पैर दबाता हूँ, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाती। अरे आप कब समझेंगे इस चीज को कि जमींदार बहुत ही चालाक इंसान है। वह आपसे कम पैसों में अपना सारा काम निकलवा आता है और एक आप है जो अपनी मेहनत को कोई वैल्यू ही नहीं देना चाहते। ऐसा कुछ नहीं है रेखा, वक्त आने पर मैं एक दिन मालिक से इस बारे में बात करूंगा। हो सके तो मालिक मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। बात करके देखना, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह जमींदार आपकी तनख्वाह बढ़ाएगा। अरे बहुत लालची आदमी है वह। गरीबी के कारण राजू जमींदार से चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता था, इसलिए जमींदार अपनी मनमर्जी के हिसाब से राजू से काम करवाता था और धीरे धीरे अब जमींदार की इच्छाएं और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। जमींदार बहुत ही कम पैसों में राजू से अपना सारा काम करवाता था। एक दिन राजू जमींदार से कहता है, मालिक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल आप तो जानते ही हैं कि मुझे खेत का काम खत्म करने के बाद आपके घर में थोड़े बहुत काम तो करने ही पड़ते हैं, तो उस हिसाब से मैं कहीं ना कहीं डबल मेहनत करता हूँ। अगर आप मेरी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा देते तो सही रहता। अच्छा, तो मतलब तू मेरे पैर दबाता है और कभी कभी सिर में मालिश कर देता है, तो मैं तुझे उसके लिए पैसे दूं क्या? राजू, मैं तुझे अपना छोटा भाई समझता था, इसीलिए मैं तुझे ये सब कह देता था, पर कोई बात नहीं, आज के बाद मैं कभी तुझसे अपने पैर नहीं दबवाऊंगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी ही मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। मालिक, देख, तेरी तनख्वाह कब बढ़ानी है कब नहीं वह मैं खुद देख लूंगा। तू अब मुझे मत बता और फिलहाल के लिए तो खेत जा और जाकर कीवी की खेती करना शुरू कर। जमींदार की बातें सुनकर राजू उदास हो जाता है और फिर वह चुपचाप कीवी की खेती करने के लिए खेत में चला जाता है। राजू उदास होकर खेत की खुदाई करने में लगा हुआ था। खुदाई करते करते राजू को मिट्टी में सना हुआ एक कीवी मिलता है। कीवी देखकर राजू तुरंत उसे पानी से धोता है और धोने के बाद राजू को पता चलता है कि वो एक लाल रंग का कीवी है। अरे, ये क्या हो गया? लाल रंग का कीवी? लगता है भगवान ने इसे बड़ा अनोखा बनाया है। खैर, अभी मैं इस कीवी को यहीं पास में रख देता हूँ और जल्दी जल्दी अपना सारा खेत का काम खत्म कर लेता हूँ। राजू के इतना बोलते ही खेत का सारा काम अपने आप हो जाता है। यह देखकर राजू बहुत हैरान हो जाता है। अरे, यह क्या? अचानक से यह खेत का काम अपने आप कैसे हो गया? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ मेरे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक चमत्कार हो और ये लाल कीवी ही मेरी मदद कर रहा हो? एक काम करता हूँ, एक बार फिर से पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि सच में यह जादुई है या फिर मेरा कोई वहम है। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। राजू के इतना बोलते ही जादुई लाल कीवी तुरंत राजू के लिए खाना प्रकट कर देता है। यह देखकर राजू को यकीन हो जाता है कि यह जादुई लाल कीवी है जो राजू की मदद कर रहा है। अरे, मेरा शक यकीन में बदल गया, यानी कि मेरी मदद यह जादुई लाल कीवी ही कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं मालिक को इसके बारे में बताता हूँ। राजू बहुत भोला भाला था। वह तुरंत जमींदार के पास जाता है और जमींदार को जादुई लाल कीवी के बारे में बताता है। उसकी बात पर जमींदार को यकीन नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राजू पागल हो गया है। अरे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। और फिलहाल के लिए तू यहाँ से जा, मेरे पास तेरी फालतू की बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
जमींदार राजू पर गुस्सा करने लगता है और राजू को वहां से भगा देता है। बेचारा राजू उस जादुई लाल कीवी को लेकर अपने घर आ जाता है और कीवी के बारे में अपनी पत्नी को बताता है, जिसके बाद अच्छा, तो अगर सच में ये जादुई लाल कीवी है तो हे जादुई लाल कीवी, क्या तुम अभी हमारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान प्रकट कर सकते हो? क्योंकि गरीबी के कारण हमने आज तक कभी अच्छा खाना नहीं खाया है। रेखा के इतना कहते ही जादुई लाल कीवी अपनी जादुई शक्तियों से रेखा और राजू के लिए खूब सारा बढ़िया बढ़िया पकवान प्रकट कर देता है। खाना देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और वह दोनों पेट भर के खाना खाते हैं और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब राजू ने जमींदार के पास काम करना छोड़ दिया था। राजू को अब जादुई लाल कीवी की मदद से अपने लिए खेत मिल जाता है और उस खेत पर राजू कीवी की ही खेती किया करता था। देखते ही देखते राजू मेहनत करके अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ रहा था, पर जैसे ही जमींदार को राजू की तरक्की के बारे में पता चलता है, वह गुस्से से बौखला जाता है। इस 2 कौड़ी के गरीब राजू की इतनी औकात कि वह मेरी बराबरी करे, मेरी तरह कीवी की खेती कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू जिस जादुई लाल कीवी की बात कर रहा था वह सच में जादुई लाल कीवी ही हो? जमींदार तुरंत राजू के घर जाता है। राजू, ओ राजू, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ, देख मुझे पता चल गया है कि मेरा जादुई लाल कीवी तूने ही चुराया है। चल चुपचाप मुझे मेरा जादुई लाल कीवी दे दे। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, और अगर वो जादुई लाल कीवी आपका है तो आपने उसी वक्त मुझसे वह जादुई लाल कीवी ले लिया होता। पर नहीं, आपको तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ था, इसीलिए आपने मुझे वहां से भगा दिया। लेकिन मालिक, अब मैं आपको वह जादुई लाल कीवी नहीं दूंगा। तेरी इतनी औकात कि तू मुझे मना कर सके? रुक, अभी बताता हूं तुझे मुझे मना करने का नतीजा क्या होता है। राजू की बात सुनकर जमींदार को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में राजू पर हमला करना शुरू करता है। तभी राजू के घर में रखा हुआ जादुई लाल कीवी एक विशाल कीवी का रूप ले लेता है, जिसमें से खूब सारी तेज रोशनी निकलने लगती है और वह रोशनी इतनी भयानक थी जिससे सिर्फ और सिर्फ जमींदार का ही शरीर जलने लगता है। जमींदार डर के मारे वहां से भाग जाता है और दोबारा कभी जादुई लाल कीवी के बारे में बात नहीं करता और ना ही कभी राजू को परेशान करता है। और इसी तरह से राजू हंसी खुशी अपने जीवन में जादुई लाल कीवी के साथ आगे बढ़ता है।